नमो नमः बच्चों। हम पिछले लेक्चर में यह सूत्र देखिए कर्मधारय तत्पुरुष समास के अंतर्गत यह स नपुंसकम यहाँ तक इस सूत्र तक हम कर चुके थे। इससे आगे का सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम। यह सूत्र आज हमने करना है। विशेषण विशेषणम का क्या अर्थ है बच्चों? यह विशेषण। इसके लिए देखिए नीचे इसकी जो वृत्ति लिखी है, यह नीचे क्या है? वृत्ति। इसकी वृत्ति में देखिए क्या दिया है, भेदकम भेदेन समान अधिकरणेन बहुलम प्रागवत। यह विशेषणम क्या है? भेदक। और भेद्य क्या है बच्चों? विशेषण। और इस सूत्र में पीछे के सूत्रों से क्या अनुवृत्ति आ रही है? समास्य की, तत्पुरुष की, सुपे और सहसुपा विभाषा आदि पदों की अनुवृत्ति पीछे के सूत्रों से इसमें आ रही है। अब देखिए इसका अर्थ करते हैं वृत्ति से। भेदकम अर्थात विशेषण। भेदक का क्या अर्थ है बच्चों? विशेषण। जो किसी की विशेषता बतलाए वो क्या होता है? विशेषण। साथ ही देखिए आगे विशेषण, इसको क्या कहते हैं बच्चों? भेद्य। भेद्य क्या है? विशेष्य। समान अधिकरणेन, समान अधिकरण वाला होना चाहिए, अर्थात उन दोनों में विभक्तियां एक जैसी हों। किसमें? भेदक में और भेद्य में, या विशेषण और विशेष्य में एक ही बात है। आप भेदक कहें या इसको विशेषण कहें, भेद्य कहें या विशेष्य कहें, दोनों में विभक्तियां क्या होनी चाहिए? समान अधिकरण, अर्थात एक जैसी विभक्तियां होनी चाहिए, समान विभक्ति होनी चाहिए। बहुलम, बहुलता से, प्रागवत पहले की तरह समास होगा। बहुलम का क्या अर्थ है बच्चों? बहुलता से समास होगा। कौन सा? प्रागवत, जो पहले चल रहा है वही समास होगा, अर्थात कर्मधारय तत्पुरुष समास। अब यहाँ देखिए इसमें विशेषणम जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है बच्चों? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति है। विशेषण इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया। और ये आप जानते हैं कि समास में नियम है, प्रथमा विभक्ति वाला जो पद होता है, प्रथमा निर्दिष्ट जो पद है उसका पहले प्रयोग होता है, और जो तृतीय विभक्ति वाला पद है उसका प्रयोग बाद में होता है। तो जो यहाँ विशेषण जो दिया है बच्चों, इसका पहले प्रयोग होगा। अब देखते हैं इसे उदाहरण से समझते हैं बच्चों। यहाँ उदाहरण दिया हुआ नीलो उत्पलम, यह उदाहरण है। नीलो नीला, उत्पलम क्या है बच्चों? कमल। नील कमल अर्थात कमल कैसा है? नीले रंग का। यह जो दिया नीलम उत्पलम, ये क्या बच्चों? इसका लौकिक विग्रह है। व्याकरण की प्रक्रिया में आप जानते हैं अलौकिक विग्रह का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए यह अलौकिक विग्रह में लिख देती हूँ, नील सु, और साथ में बच्चों क्या आ जाएगा? उत्पल सु। अब यहाँ देखिए इन दोनों में विभक्तियां एक जैसी हैं। तो यहाँ जो एक कंडीशन क्या थी? समान अधिकरण वाला होना चाहिए। समान अधिकरण है, दोनों में विभक्तियां एक जैसी हैं। दूसरा है भेदक और भेद्य होना चाहिए, अर्थात विशेषण या विशेष्य होना चाहिए। तो यहाँ नील जो पद है बच्चों, ये क्या है? विशेषण है। किसका? उत्पल का। उत्पल का विशेषण आ गया नील। तो यहाँ नील जो पद है ये क्या है? विशेषण है। कमल कैसा है? नीला। कमल की विशेषता क्या है? कि वह नीला है, तो ये विशेषण। उत्पल क्या है बच्चों? यहाँ पर विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता होती है, जो विशेषण होता है, वह क्या है? यहाँ नील है। विशेषता को ही विशेषण कहते हैं बच्चों। तो यहाँ इस विशेषण को क्या कहा गया? भेदक। और विशेष्य को क्या कहा गया? यहाँ भेद्य। यह अब देखिए नील सु का उत्पल सु के साथ, यह विशेषण है, यह विशेष्य है, दोनों में समान विभक्तियां हैं। तो यहाँ विशेषण भी हो गया, विशेषण भी हो गया, समान अधिकरण भी हो गया। अब इनका समास होगा बच्चों। किस सूत्र से समास हुआ? ये विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र से इसमें समास हो जाएगा। यहाँ विशेषणम विशेषण, इस सूत्र से यहाँ समास हो गया। अब इसके बाद आप आगे जानते हैं यहाँ ये जो सुप है, ये विभक्तियां जो है बच्चों, इनका लोप हो जाएगा। किस सूत्र से होगा? सुपो धातु प्रातिपदिक्य। ये इससे पहले भी कर चुके हैं हम। यहाँ पर क्या बच जाएगा? इनका लोप। तो यहाँ रह जाएगा बच्चों नील और उत्पल। अब इसमें बच्चों यहाँ पर गुण होकर के यह क्या बन जाएगा? नीलोत्पल। यह इसमें पद बन गया। अब यह पद क्या है? नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा। नपुंसकलिंग का हम इसमें प्रत्यय लगाते हैं, प्रथमा एक वचन का। यहाँ हमने लगाया सु,
और किस सूत्र से लग रहा है ये? सुअ जस। अमऊ, ये इस सूत्र से बच्चों यहाँ सु प्रत्यय लग जाएगा। अब सु को आगे अम आदेश होगा, किस सूत्र से होगा बच्चों? अतुअम से। अम आदेश कर दिया यहाँ। ये आप जानते हैं कि सु को अम आदेश कहाँ होता है? नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग का जो प्रत्यय लगाते हैं हम बच्चों, उसमें दो ही कार्य होते हैं, या तो सु को अम आदेश हो जाएगा या फिर सु का लोप हो जाएगा। अम आदेश कहाँ होता है? जहाँ देखिए अकारांत जो पद होता है बच्चों, अंतिम पद यदि अकारांत है तो उसके बाद सु को अम आदेश हो जाएगा नपुंसकलिंग में। यदि यहाँ ये अकारांत नहीं है तो सु का क्या लोप हो जाएगा? किस सूत्र से? स्वमोर नपुंसकात से इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये अकारांत है, तो यहाँ सु को क्या आदेश हो गया? अम। अब यहाँ ये हो गया नीलो पल और ये अम। अब इसके बाद अमी पूर्व से, अमी पूर्व सूत्र से जो पूर्व रूप वाला है, अर्थात जो पहले वाला अ है वह रह जाएगा और ये बाद वाला अ है इसका लोप हो जाएगा। अमी पूर्व से पूर्व रूप रह जाता है बच्चों। और यहाँ पूर्व रूप क्या है? ल। इसमें अ है, यह पूर्व है, ये अ बाद में है, तो ये ल जो है इसमें यह बच जाएगा बच्चों, इसके अंदर है और इसका लोप हो जाएगा अमी पूर्व से। तो ये पद क्या बन जाएगा? नीलोपलम। यह सिद्ध हो गया बच्चों। देखिए यही हमने इसमें सिद्ध करना था, ये नीलोत्पलम। नीला है जो कमल, या नीलोत्पलम में हमने सिद्ध कर दिया है। अब बच्चों इसके बाद आप आगे देखते हैं, इसमें इसके बाद बहुल ग्रहणात क्वचित नित्यम। बहुलता के ग्रहण करने से कहीं पर तो नित्य समास हो जाता है, जैसे कृष्ण सर पे यहाँ दिया है, ये नित्य समास हो गया बच्चों। नित्य समास क्या होता है बच्चों? जिसमें विग्रह नहीं होता, और यदि विग्रह होता भी है तो वह स्वपदों का विग्रह नहीं होता। नित्यम से क्या तात्पर्य है? नित्य समास। और यह अव्ययभाव समास जो हमने किया था, वह कौन सा समास है? नित्य, जिसमें क्या है? स्वपदों का विग्रह नहीं होता। नहीं होता। नित्य समास में पहले तो विग्रह होता ही नहीं है, और यदि विग्रह हो तो कैसा होगा? उसमें स्वपदों का विग्रह नहीं होता, अपने ही पदों का विग्रह नहीं होगा, अलग ही पद आ जाएगा। जैसे हमने इसमें उपगंगम किया था हमने अविभाज्य समास में, तो उसमें गंगाया समीपम हमने किया था, तो उप नहीं आया, जब हमने विग्रह के वहां के आगे उप के स्थान पर समीपम पद आ गया, तो स्वपद जो है उससे अलग आया, अपने पदों से अलग आया, तो वो क्या है? नित्य समास होता है, जहां स्वपदों का विग्रह नहीं होता। ये आप जानते हैं। तो कृष्ण सर पे ये क्या है? नित्य समास है। यहाँ नित्य समास किसके कारण हुआ है? बहुलता के ग्रहण करने से यह नित्य समास हो गया। बहुलता का क्या है बच्चों? पहले हम इसे समझ लेते हैं कि बहुल क्या होता है। बहुल जो शब्द है बच्चों, यह है चार प्रकार का होता है। बहुल, बहुल के चार अर्थ होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बहुल जो यह पद है, कितने होते हैं इसके? चार प्रकार का होता है यह। नंबर एक, कहीं कहीं पर तो यह क्या है? नित्य से प्रवृत्त होता है बच्चों। कहीं ये क्या है? नित्य से। क्वचित, देखिए इसे हिंदी में लिख देती हूँ बच्चों, आपको ये समझ आ जाएगा। इसे क्या है? कहीं कहीं तो नित्य से प्रवृत्त होता है। नंबर दो, कहीं कहीं यह नित्य से भी अप्रवृत्त होता है। और तीन पर क्या है बच्चों इसमें, कि कहीं विकल्प से होता है। कहीं कहीं विकल्प से, ये लय है बच्चों इसमें। देखिए क्या है इसमें? ल। कहीं कहीं विकल्प से। नंबर चार पे बच्चों क्या है? कहीं कहीं क्या है? भिन्न हो जाता है, अन्य ही हो जाता है। कहीं कहीं अन्य ही हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अन्य ही हो जाता है। अब देखिए चार प्रकार का है, कहीं पर नित्य हो जाएगा, कहीं पर नित्य नहीं होगा, कहीं विकल्प से हो जाएगा, और कहीं पर कुछ अन्य ही हो जाता है। ये क्या है? बहुल ऐसे चार प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए नित्य कर दिया तो कृष्ण सर पे हो गया। अब यहाँ क्वचित न कहीं पर नहीं होता है, तो यहाँ रामो जाम दगन्ने, इसमें यहाँ समास ही नहीं हुआ। देखिए यहाँ नहीं हुआ समास।
ऐसा क्यों हुआ बच्चों? बहुलता के कारण। देखिए इसमें क्या, ये श्री राम के लिए था, राम हो श्री राम हो गया। जामद अग्नि कौन है बच्चों? आप इसमें जामद अग्नि अर्थात ये किसके पुत्र है? जामद अग्नि ऋषि का नाम है, उनके पुत्र को क्या कहा गया बच्चों? यहाँ पर जामदग्नि, ये ऋषि हैं, ठीक है। अग्नि के पुत्र कौन है? परशुराम। यहाँ यहाँ ये जो बच्चों पद आया है जामद अग्नि, किसके लिए? परशुराम के लिए। उन्हें ही जामद अग्नि कहा गया है। तो यहाँ राम और परशुराम। देखिए यहाँ यहाँ पर क्या है? समास नहीं हुआ, किसके कारण? बहुलता से। यहाँ देखिए जो समास यहाँ नित्य कर दिया इसमें, और यहाँ पर समास हो सकता था लेकिन समास नहीं किया, फिर भी इसमें समास परिवर्तन नहीं किया बच्चों। ये बहुलता के कारण ऐसा हो रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, इसमें ये इसके दो ही उदाहरण इसमें दिए हुए, ये नित्य समास का दे दिया और जहां पर नहीं होता उसका दे दिया। ये ऐसा क्यों होता है? बहुलता के ग्रहण करने से होता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों आगे का जो सूत्र है, देखिए ये है बच्चों उपमानानी सामान्य वचनई, यह पद है इसमें। देखिए उपमानानी सामान्य वचनई। अब इसमें क्या अंतर है? इससे पूर्व में हमने विशेषणम विशेषण, विशेषण और विशेष्य का, इसमें हमने इससे पहले के सूत्र में उसका समास होगा विशेषण और विशेष्य का समान अधिकरण विभक्ति वाले सुबंध के साथ, यह था बच्चों उसमें। तो विशेषण में प्रथमा थी इसलिए विशेषण का पहले प्रयोग हो रहा था। ये देखिए यहाँ, देखिए आप इसमें विशेषण क्या है? यह पद है। यहाँ इसमें देखिए विशेषण में क्या हो रहा है बच्चों? प्रथमा का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति का, इसमें तृतीय का। तो जो प्रथमा भक्ति वाला पद है वह पहले प्रयुक्त हो रहा है, नीलोत्पलम में आप देख लीजिए पहले हो रहा है, और तृतीय भक्ति वाला जो जो विशेष्य है वह बाद में प्रयुक्त हो रहा है। ये तो समास में नियम है। अब देखिए इसमें भी यही है। देखिए यहाँ उपमानानी, उपमान, उपमानानी अर्थात उपमान वाचक जो शब्द होगा उसका सामान्य वचन, सामान्य वचन वाले सुबंत के साथ समास होगा। अब देखिए बच्चों कैसे, इसमें उपमानानी में क्या है? प्रथमा भक्ति है, सामान्य वचन में क्या है? यहाँ पर तृतीया है। यहाँ लिख देते हैं, इसमें उपमानानी में क्या है बच्चों? प्रथमा भक्ति है, और सामान्य वचन में क्या है बच्चों? यहाँ तृतीया। तो किसका पहले प्रयोग होगा? जो उपमानवाचक शब्द होगा। किसका बाद में होगा? जो सामान्य वचन वाला होगा। उदाहरण देखिए, यहाँ कह रहे घन श्याम है, यहाँ बच्चों पद क्या दे दिए? यहाँ पर घन श्याम है, अर्थात घन ईव श्यामो, घन के जैसे क्या है? घन के समान के श्यामो, सांवला, बादल की तरह श्याम वर्ण वाला, अर्थात घन श्याम है। कौन है? श्री कृष्ण। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए पद जो आया है उपमान का है, उपमान वाचक का होगा, उपमेय का नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर यहाँ क्या कहने की, जो उपमान वाचक सुबंत का समान विभक्ति वाले सामान्य वचन वाले सुबंत के साथ समास होता है। या पीछे से जो अनुवृत्ति आ रही है किसकी? समास की, यहाँ तत्पुरुष की आ रही है, समास की आ रही है, सुपह, सह सुपा, विभाषा इत्यादि पदों की अनुवृत्ति पीछे के सूत्रों से बच्चों इसमें आ रही है। अब आप इसमें सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। उपमा क्या होती है? आप जानते हैं उपमा तीन वस्तुओं से होती है बच्चों। कैसे? एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, और एक समानता होती है। देखिए क्या है इसमें? उपमेय, दूसरा क्या है बच्चों? उपमान, और तीसरा आप जिसे सामान्य धर्म भी कहते हैं, या सामान्य, आप इसमें क्या कह सकते हैं? सामान्य वचन कह सकते, समानता कह सकते हैं। देखिए ये समानता कर दिया हमने। ये तीन पद आपने उपमा अलंकार में पढ़े होंगे। ये तो आप जानते हैं उपमेय किसे कहते हैं? जिनके द्वारा किसी अन्य वस्तु की तुल्यता दिखाई जाती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उपमान। किसी अन्य वस्तु, किसी अन्य वस्तु की तुल्यता दिखाई जाए, अन्य वस्तु की तुल्यता दिखाई जाए, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं जिनके द्वारा, इसको क्या कहते हैं बच्चों? उपमान। और
उपमेय किसे कहते हैं? जिनके लिए तुल्यता दिखाई जाए। तुल्यता दिखाई जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों? उपमेय। इसमें देखिए एक उपमेय है, दो उपमान, तीन इसमें समानता, और साथ में समानता किसे कहते हैं बच्चों? आप ये जानते हैं। उपमान और उपमेय में सादृश्य रूप से विद्यमान जो धर्म होता है उसे क्या कहते हैं? समानता। किसमें हो वो उपमान में भी हो, उपमान और उपमेय दोनों में होना चाहिए बच्चों। उपमेय में सादृश्य रूप में विद्यमान, रूप में विद्यमान एक धर्म है बच्चों, यह है समानता होनी चाहिए दोनों में। क्या होना चाहिए बच्चों? उसमें समानता। अब देखिए कैसे इसमें समानता है। अब यहाँ देखिए घन श्याम में इसमें ले लिया, मैं इसको आपको और समझा देती हूँ। देखिए यहाँ हम इसको करते हैं, उदाहरण क्या है बच्चों? घन श्याम, यह है। अब इसमें कह रहे हैं बादल की तरह श्याम वर्ण वाले, कौन? श्री कृष्ण। तो यहाँ क्या है? घन ईव श्याम, यह जो लिखा कौन सा? लौकिक विग्रह है, यह लौकिक विग्रह बच्चों। इसमें हम इसमें क्या लेंगे? अलौकिक विग्रह। तो यहाँ घन जो है बच्चों, बादल यहाँ पर क्या है? उपमान है। शाम से क्या अर्थ है? सांवला। अब यहाँ इसका क्या तात्पर्य है? घन आ गया, बादल, ये तो उपमान है, लेकिन किसका बच्चों? उपमेय कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या उपमेय? जिनके लिए तुल्यता दिखाई, किसके लिए तुल्यता दिखाई जा रही है यहाँ पर? श्री कृष्ण के लिए। और किसके द्वारा दिखाई जा रही है? घन के द्वारा। और समानता क्या है बच्चों? यहाँ पर श्याम है, सांवला रंग, वह उपमान में भी है और वह उपमेय भी है। ये क्या? सादृश्य रूप में विद्यमान एक धर्म है। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है बच्चों? ध्यातव्य क्या है यहाँ कि किसका समास होगा? केवल उपमान को अपने ध्यान रखना है, या उपमेय का वर्णन नहीं आ रहा है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। यहाँ पर किसका समास होगा? उपमान वाचक शब्द जो है, सुबंत जो है, उसका सामान्य वचनई वाला जो सुबंत, उसके साथ समास होगा। सामान्य वचन यहाँ कौन है? समानता क्या है बच्चों? श्याम है। तो घन का श्याम के साथ समास यहाँ पर होगा, ये अर्थ है इसका। और भी सरल उदाहरण आपने इससे पहले भी देखे होंगे, जैसे देखिए चंद्रमा की तरह सुंदर मुख वाली, जैसे हम कहते हैं चंद्र एव मुखम यस्य। एक और उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे देखिए चंद्र एव मुखम यस्य। अब यह उदाहरण आप देख लीजिए, इसमें ये विसर्ग है बच्चों। उसके बाद अब इसमें क्या है? चंद्रमा के जैसे, चंद्रमा की तरह सुंदर मुख वाली। अब यहाँ पर चंद्र तो उपमान है, मुख क्या है बच्चों? यहाँ पर उपमेय है। देखिए चंद्र क्या है? उपमान, मुख क्या है बच्चों? उपमेय यहाँ पर। और यहाँ ये जो ईव आया है बच्चों, ये क्या है? समान पद है, दोनों में समानता है। अब दोनों में समानता क्या है? यहाँ पर कहते हैं चंद्रमा की तरह मुख वाली, सुंदर मुख वाली। चंद्र आपने उसकी तुलना कर दी बच्चों, किससे तुलना की है? चंद्र से। ठीक है, यहाँ चंद्र फिर क्या हो गया? उपमान। किसकी तुलना कर दी बच्चों? यहाँ पर देखिए मुख की, मुख क्या हो गया? उपमेय। अब समान धर्म क्या है दोनों में? ईव, तो ये तो बच्चों उपमावाचक यहाँ ये शब्द आ गया ईव, लेकिन ये समानता क्या है? कि दोनों ही सुंदर हैं, दोनों में विद्यमान जो सुंदरता है वह समानता, दोनों ही सुंदर है। मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है। तो यहाँ पर सामान्य वचन क्या हो गया? सुंदरता। समानता क्या होगी? सुंदरता। यही उपमा है। तो सामान्य का यदि क्या अर्थ लिया जाए बच्चों? समाना नाम भाव है, अर्थात दोनों में जो विद्यमान समानता को लिया गया है, इसलिए क्या है? वो सामान्य वाचक पद होगा। ये मैंने आपको उपमान और उपमेय समझा दिया बच्चों इसमें। अब आपको ये और स्पष्ट हो जाएगा। मुख जो है, जिनके लिए तुल्यता दिखाई जाती है, किसके लिए दिखाई जा रही है? मुख। तो यहाँ मुख क्या है? उपमेय है। और जिसके साथ की जा रही है वह क्या है? उपमान। और समानता क्या है बच्चों? इनमें समान धर्म, यही है। अब इसमें अब उदाहरण से देखते हैं। घन यहाँ पर क्या है? उपमानवाचक है बच्चों, यह उपमानवाचक। और श्याम यहाँ पर क्या है? सामान्य वचन, यह पद है। तो यहाँ इस उपमान का सामान्य वाचक के साथ यहाँ समास हुआ है बच्चों,
और क्या बन गया ये घन श्याम है। इसमें यह घन पहले प्रयुक्त क्यों हुआ है? क्योंकि जो उपमानवाचक जो पद है, देखिए उपमानानी या प्रथमा विभक्ति में पहले ही प्रयुक्त है। प्रथमा विभक्ति वाला ही प्रथमा निर्दिष्ट वाला पद ही जो है, जो सुबंत है, वह सबसे पहले प्रयुक्त होगा। ये समास में नियम है। तृतीया वाला बाद में, सामान्य वचने में तृतीया है बच्चों, तो ये बाद में होगा। तो घन का पहले प्रयोग होगा, श्याम में बाद में आएगा। अब इसे देखिए मैं आपको सिद्ध करके दिखा देती हूँ बच्चों कि यह कैसे बना है। अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा होता है बच्चों? आप जानते हैं अलौकिक विग्रह। घन, सु और श्याम और सु। इस घन सु का श्याम सु सुबंत के साथ समास हो रहा है। यहाँ घन और सु क्या है बच्चों? ये क्या है? उपमान। और ये क्या है यहाँ पे? सामान्य वचन। इसका इसका जो है समास। और बच्चों किस सूत्र से यह समास हो रहा है? देखिए जो अभी हमने सूत्र पढ़ा है, इसमें उपमानानी यह है सूत्र है। तो इस सूत्र से इसमें समास हो गया उपमानानि सामान्य वचने। इस सूत्र से इसमें क्या है? समास हो गया। अब इसके बाद आप आगे का कार्य जानते हैं बच्चों। सु जो है, ये जो सुप है इसका लोप हो जाएगा, क्योंकि किसी भी धातु के मध्य में आने वाले और किसी भी प्रातिपदिक के मध्य में आने वाले सुप का लोप हो जाता है। किस सूत्र से होता है? सुपो धातु प्रातिपदिक्यो। सुपो धातु प्रातिपदिक्यो से लोप हो जाएगा। अब इसमें शेष क्या रह गया? यहाँ घन और श्याम। ये बच्चों इसमें रह गए, घन रह गए हैं और क्या रह गया बच्चों? श्याम। अब इसमें पद हमने क्या बनाना था? देखिए घन श्याम ही पद था। अब इस इन दोनों को आपस में आप एक साथ करेंगे तो यह पद बन गया घन श्याम। अब बच्चों इसमें इसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें सु इत्यादि जो विभक्तियां हैं उनको लगाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रथमा का एक वचन जो है, इसमें हमने सु लगाया। और फिर क्या होगा? जैसे राम, राम से क्या बच्चों? रामह की तरह ही क्या बन जाएगा? घन श्याम है। इस तरह से क्या बन जाएगा बच्चों? ये घन श्याम है। अब इसमें देखिए यहाँ श्याम जो पद है बच्चों, ये क्या है? पुल्लिंग में है। यह पद क्या है बच्चों? यहाँ श्याम। घन और श्याम में से श्याम क्या है बच्चों? पुल्लिंग में है। तो समस्त जो पद का, इस पूरे पद का लिंग क्या हो जाएगा फिर? पुल्लिंग। क्योंकि अंतिम जो पद है वह क्या है? पुल्लिंग है। और ये आप जानते हैं परव लिंगम द्वंद तत्पुरुषो। द्वंद और तत्पुरुष समास में पर जो बाद वाला जो पद होता है, जो शब्द, उसके अनुसार ही समस्त पद का लिंग निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ श्याम में पुल्लिंग में है, तो घन श्याम यह जो पूरा पद बच्चों किस में जाएगा? पुल्लिंग में। इसलिए यहाँ ये पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन का हमने सु प्रत्यय लगाया है। और इस सु को जो है आप जानते हैं आगे इसमें क्या हो जाएगा? सु में ऊ की उपदेश या जनुनासिक से इत संज्ञा हो जाएगी। इसमें से केवल शेष क्या बचेगा बच्चों? से। और स को फिर क्या हो जाएगा? रुत्व आदेश किससे? स सरुषु रू से इसको रू हो जाएगा। और रू में भी इस ऊ की उपदेश या जनुनासिक से संज्ञा होकर के क्या बचेगा बच्चों? इसमें र शेष बचेगा। और इस र को फिर क्या हो जाएगा? विसर्गे। किससे? खरवसाने विसर्जनीय से। तो इस घनश्यामे के बाद में विसर्गे लगा देंगे और क्या बन जाएगा? घनश्यामे। ये बच्चों हमने इसमें सिद्ध कर दिया। यह जो सारे सूत्र मैंने बताए बच्चों, इससे पूर्व के, इससे पहले जो हम कर चुके हैं सूत्र, उसमें हमने ये सारे लगाए हैं बच्चों। और ये मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखाया है। घनश्याम यहाँ पर बन गया। तो घनश्याम में किस पद में हो गया बच्चों? भी समस्त पद किस में है? पुल्लिंग में। ये पुल्लिंग में जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या था इसकी वृत्ति में। देखिए यह घन श्याम यह पद सिद्ध कर दिया है बच्चों। घन ईव श्याम यह कौन सा लौकिक विग्रह है? ये कौन सा विग्रह है बच्चों? लौकिक। और मैंने यहाँ आपको ये व्याकरण की प्रक्रिया में अलौकिक होता है, तो अलौकिक मैंने आपको सिद्ध करके यहाँ दिखा दिया। क्या बन गया बच्चों? घनश्याम है। इसके बाद आप देखिए आगे कह रहे हैं शाक पार्थिव आदि नाम सिद्धे उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम। अब यहाँ कह रहे हैं ये जो वार्तिक दिया है बच्चों, इसका क्या है? शाक पार्थिव आदि सिद्धे, सिद्धि के लिए। अब शाक पार्थिव देखिए यही उदाहरण दिया हुआ है। शाक पार्थिव, शाक पार्थिव आदि की सिद्धि के लिए उत्तर पद लोपस्य, उत्तर पद का लोप, उसका लोप करना है। इस वार्तिक का बच्चों ये अर्थ है कि जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाएगा। उत्तर पद में जो
अंतिम जो भाग है उसका लोप होगा। अब कहाँ होगा ये मैं इसमें उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दूं बच्चों। शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव। शाक सब्जी होती है, सब्जी जिसको प्रिय है ऐसा कौन है? पार्थिव राजा। ऐसा राजा जिसको क्या है? शाक प्रिय है, जो जिसे सब्जी प्रिय है। इसका ये अर्थ है। तो अब देखते हैं इस वार्तिक से मैं आपको स्पष्ट करके दिखा देती हूँ बच्चों, ये उदाहरण और आपको सिद्ध करके दिखा देती हूँ। उदाहरण इसमें क्या? शाक पार्थिव है। तो देखिए इसमें मैं इसको यही कर देती हूँ। ये देखिए, यह कौन सा विग्रह है इसमें? आप जानते हैं यहाँ पर शाक प्रिय पार्थिव में ये विग्रह दिया हुआ है। तो यह इसी विग्रह से, ये कौन सा विग्रह दिया बच्चों इसमें? शाक प्रिय पार्थिव लौकिक विग्रह इसमें। अब यहाँ इसमें पहले हम अलौकिक विग्रह करते हैं, उसके पश्चात हम इसका उत्तर पद जो है वो लोप कर देंगे बच्चों इसमें। अब उत्तर पद का लोप कैसे होगा, इस समास का दूसरा क्या नाम है वो भी आप जानेंगे। तो देखिए मैं यही कर देती हूँ इसको। यहाँ क्या बन जाएगा? प्रथमा में है बच्चों, यहाँ इसमें जगह कम है। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, नीचे यहाँ कर देते हैं इसे। इसमें था, यह क्या है बच्चों? शाक प्रिय, सु इसके साथ पार्थिव है। क्या आ जाएगा फिर? पार्थिव सु। ये तो हमने विभक्ति तो लगा ही दी बच्चों। यहाँ पर ये क्या रहेगा? शाक प्रिय रहेगा। ये विभक्ति तो ये सु आ गई इसके साथ, पार्थिव सु। अब देखिए यहाँ पर क्या है? दोनों में विभक्ति एक जैसी है, समान अधिकरण है, समान अधिकरण है। साथ ही अब वार्तिक क्या कह रहा है कि जो शाक पार्थिव इत्यादि जो शब्द हैं उनसे जब हम सिद्ध करेंगे तो उसके उत्तर पद का लोप हो जाएगा। बच्चों यहाँ उत्तर पद कौन सा है ये आप ध्यान रखना, इसमें यही ध्यातव्य है। अब यहाँ पर जो समास हुआ है बच्चों, किस सूत्र से हुआ ये समास? इसमें इसमें समास हुआ है बच्चों विशेषणम, सूत्र वही लगेगा, विशेषणम विशेषण और बहुलम, इस सूत्र से इसमें समास होगा। समास होने के बाद में सुप का लोप हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों इसमें? शाक प्रिय और पार्थिव। अब यह इसमें शेष रह गया। अब आप ये जानते हैं दोनों ही समान विभक्तियों वाले हैं। यह हो गया। इसके प्रातिपदिक हमने संज्ञा, क्योंकि प्रातिपदिक है इसमें, ये सुप्पो धातु प्रातिपदिक से इसका लोप हो गया। सूत्र कौन सा है बच्चों? यहाँ पर ये सु जो जिससे लोप किया है हमने, सुप्पो धातु प्रातिपदिक से, ये आप बहुत बार कर चुके हैं सुप को लोप करने वाला सूत्र। यहाँ पर बचेगा क्या? शाक प्रिय और रह गया पार्थिव। अब इसमें देखिए आप कह रहे हैं कि जो विशेषणम जो पद है, ये आप जानते हैं विशेषणम जो है, जो विशेषण होता है वह क्या है? प्रथमांत होता है, वह पहले वृत्त होता है। विशेषण क्या है यहाँ? यहाँ राजा का विशेषण, राजा कैसा? जिसको सब्जी प्रिय है, ऐसा शाक प्रिय क्या है? विशेषण है किसका? पार्थिव राजा का। तो यहाँ इस पद का पहले प्रयोग हुआ, ये पहले से ही यहाँ पूर्व में लिखा हुआ है। ये आप जानते हैं प्रथमांत निर्दिष्ट जो पद होता है उसका हम पहले प्रयोग करते हैं समास में। अब देखिए इसमें जो वार्तिक जो आया है उसका क्या कार्य है? वार्तिक क्या था? ये देखिए, ये शाक पार्थिवाधिनाम सिद्धे उत्तर पद लोपस्योप संख्यानम, ये वार्तिक है बच्चों। इस वार्तिक से क्या होगा? अब वार्तिक क्या कार्य करता है कि उत्तर पद का लोप करेगा, लेकिन कौन सा? पूर्व पद। इसमें पार्थिव का लोप नहीं होगा। कहीं आप सोचे कि शाक प्रिय और पार्थिव है, ये शाक प्रिय पूर्व पद और पार्थिव उत्तर पद है तो इसका लोप करते नहीं। पूर्व पद के ही उत्तर भाग का लोप होगा। पूर्व पद ये है, इसका उत्तर भाग है प्रिय, तो यहाँ पर लुप्त कौन हो जाएगा? प्रिय हो जाएगा। किससे होगा ये? वार्तिक से, इसी वार्तिक से होगा। जो आप ये अभी हमने जो वार्तिक किया है शाक पार्थिवादि नाम सिद्धि, इसी से होगा बच्चों। ये इस वार्तिक से एक सूत्र यहाँ, ये दूसरा ये और तीसरा ये, इससे हो जाएगा इसमें इसका लोप। और क्या बन जाएगा बच्चों? ये शाक और पार्थिव। इस वार्तिक का काम क्या है? ये क्या कार्य कर रहा है वार्तिक? यह पूर्व पद जो है उसका जो उत्तर भाग है, उत्तर पद है, उसका लोप कर रहा है। कौन? यह वार्तिक। तो इसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? क्या बचेगा? शाक और पार्थिव, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? शाक पार्थिव बन जाएगा। ये शाक पार्थिव हो गया। इसके बाद आप इसी प्रकार से देखिए, जैसे ये आपने इसमें सोजस इत्यादि, इसको स को सु को स आदेश, फिर स से रू को र, और र से फिर क्या हो गया था? विसर्ग। यही इसमें भी करना है। इसमें हम अब सु लगा दिया, इसको अंत में आदेश होकर के ये पद क्या बन जाएगा? शाक पार्थिव। इसी प्रकार से बच्चों अपने ये सूत्र सारे इसमें लग जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? शाक पार्थिव। इसमें यह पद बन गया। ये क्या है? इसमें पुल्लिंग का लगा है बच्चों, इसमें ये पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का सुप्रत्यय लगाया है।
तो शाक पार्थिव जो पद है वो क्या है, पुल्लिंग है। अब बच्चों इसमें देखते हैं, इस समास को उत्तर पद लोपी समास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर पद का लोप हो रहा है। यहाँ जो समास किया है बच्चों, इसको क्या कह देते हैं, उत्तर पद लोपी समास। और कहीं कहीं पर इसको क्या कह देते हैं, मध्यम पद लोपी समास कहा जाता है। इसे क्यों कहते हैं बच्चों, इसका कारण है, इसमें देखिए इस उत्तर पद का लोप हो जाता है, इसका नाम फिर क्या, उत्तर पद का जिसमें लोप हो गया। ऐसा समास, समास बनने के बाद में पता चलता है कि मध्य का जो पद है वह चला गया, तो इसलिए इसे मध्यम पद लोपी समास भी कहते हैं। साथ में कौन सा है ये मध्यम पद लोपी, कौन सा है बच्चों, ये तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इस वार्तिक का कार्य क्या है, इससे उत्तर पद का लोप होता है बच्चों, इतना ही कार्य है इसका, उत्तर पद का लोप कर देता है। ये क्यों किया है, शाक पार्थिवादी की सिद्धि के लिए इस वार्तिक की आवश्यकता पड़ी यहाँ, क्योंकि जब समास हो जाता है, समास होने के कारण बच्चों बाद में ही पता चलता है कि मध्यम भाग का लोप हो गया, इसलिए इसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। और इसमें पूर्व पद का उत्तर भाग जो है वो लुप्त हो जाता है, इसलिए इसे उत्तर पद लोपी तत्पुरुष समास भी इसे कहते हैं। इस वार्तिक का बच्चों यहाँ इतना ही कार्य है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब इसमें ये वार्तिक के बाद में आगे इसमें जो आ रहा है, देखिए यह सूत्र है बच्चों। इसमें इसमें देखते हैं पहले ऊपर और कुछ, इसमें ये देखिए हमने यह तो कर लिया शाक पार्थिव, यहाँ देव पूज को ब्राह्मणों देव ब्राह्मण यह पर लिखा हुआ है बच्चों। इसका क्या है, इसी प्रकार से देखिए देव पूज को ब्राह्मणों जो दिया है ये लौकिक विग्रह है, हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, देव पूजक सु ब्राह्मण सु, इस अलौकिक विग्रह करके इसमें क्या हो जाएगा, सु जो है उनका अपलोप कर देंगे, तो बचेगा क्या इसमें, देव पूजक और ब्राह्मण। और उसके बाद देव पूजक में जो पूजक जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाएगा, किससे, इस वार्तिक से। और क्या बच जाएगा बच्चों, देव और ब्राह्मण। तो यहाँ देखिए देव ब्राह्मण इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। इसमें आप पुल्लिंग का प्रथमा भक्ति एक वचन का सुप्रत्यय लगाएंगे और अंत में उसको क्या रुत्वादेश होकर के और फिर विसर्गे होकर के क्या बन जाएगा, देव ब्राह्मण। तो यहाँ देव पूजको ब्राह्मणों में से इस जो पूजक पद है बच्चों इसका लोप हो गया इस वार्तिक से। जैसे ये शाक पार्थिव हमने सिद्ध किया है, उसी प्रकार से ये देव ब्राह्मण भी सिद्ध हो जाएगा बच्चों। यही सूत्र लगेंगे जो शाक पार्थिव में लगे। इसके बाद देखते हैं आगे का सूत्र बच्चों, इसमें क्या है। अब इसमें सूत्र आ रहा है बच्चों नया। यहाँ से बच्चों नया तत्पुरुष समास आरंभ हो गया है। अभी तक हम जो कर रहे थे कर्मधारय समास था, कर्मधारय तत्पुरुष, यहाँ से आ गया नया तत्पुरुष समास। अब यह सूत्र क्या कार्य करता है, देखिए, नय सुपा सह समस्यते, यह नय का सुबंत के साथ समास होता है। यह सूत्र जो है क्या है, यह नय समास विधायक है, समास करने वाला सूत्र है बच्चों, नय समास विधायक सूत्र है। ये जो सूत्र है ये क्या कार्य करता है, समास विधायक। किस सूत्र से समास होगा, नय से। किसका, देखिए कह रहे कि इस सूत्र का कार्य क्या है, कि समास विधायक सूत्र, समास करने वाला सूत्र किसका होता है, नय का सुबंत के साथ समास होगा। नय क्या है, अवयव है, आप जानते हैं। ये क्या है बच्चों, एक अवयव है। अब कह रहे कि नय इस अवयव का किसी स्मर्त सुबंत के साथ समास होता है। अब यह भी तत्पुरुष समास ही है, नय तत्पुरुष। अब आप जानते हैं कि नय जो है यह प्रथमांत पद है, कि ये क्या है, नय प्रथमांत पद है बच्चों। प्रथमांत पद का क्या तात्पर्य है, प्रथमा विभक्ति वाला पद है, अर्थात इसका पहले प्रयोग होगा, ये अर्थ है इसमें। इसके द्वारा निर्दिष्ट क्या है, यहाँ न ही उपसर्जन संज्ञा वाला है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वह क्या, उसका पूर्व में प्रयोग होता है। यह तो समास में नियम है, ये आप जानते हैं। यह प्रथमांत है तो इसका पहले प्रयोग होगा। इस सूत्र का क्या कार्य है बच्चों, यह स्मर्त सुबंत के साथ समास होता है, किसका, नय इस अवयव का। यह इतना ही कार्य करता है। इसमें देखते हैं आगे अगला सूत्र कौन सा है। देखिए अब नय तत्पुरुष में जो दूसरा सूत्र आ रहा है बच्चों इसके बाद, ये देखिए इसका कार्य क्या है। ये नय तत्पुरुष में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है,
इसका कार्य क्या है देखिए, न लोपो नय। अभी कह रहे न लोपो नय, अर्थात यहाँ इसकी वृत्ति में देखते हैं, वृत्ति से अर्थ स्पष्ट करते हैं। यहाँ इसमें क्या लिखा है देखिए, ये सूत्र क्या करते हैं, नकार का लोप करने वाला सूत्र है बच्चों। यह सूत्र क्या है, नकार लोप विधायकम है। नकार लोप, ये क्या है, विधायकम, विधि सूत्र। अर्थात ये सूत्र क्या करता है, नकार का लोप करने वाला सूत्र। जैसे इससे पूर्व में क्या था, वो समास करने वाला था, नय तत्पुरुष समास, और यह क्या करते हैं, नय का लोप करता है, नकार का लोप कर देता है। अब देखिए कहाँ इसको स्पष्ट से समझते हैं, नय नस्य लोप उत्तर पदे, न ब्राह्मण अब्राह्मण। उदाहरण भी दे दिया इसमें, अब्राह्मण यह दिया हुआ है। अब इसका क्या है, न लोपो से यहाँ पर क्या अर्थ है बच्चों, नस्य लोपा इति न लोपो, ये आप जानते हैं इसमें कि यहाँ कौन सा पद है जिसका, जिसमें क्या है, पहले नय तत्पुरुष समास जिससे हुआ है। कह रहे कि नय के नकार का लोप हो जाता है कब, तो कह रहे ननो लिखा है इसमें, देखिए नयो नस्य लोप, नय के न का लोप हो जाता है कब, उत्तर पदे, उत्तर पद परे रहते, उत्तर पद परे रहते क्या हो जाएगा, नय के न का लोप हो जाएगा। इसका ये अर्थ है यहाँ। अब कैसे इसमें लोप होता है बच्चों, उसको मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट कर देती हूँ। यहाँ देखिए इसमें यह उदाहरण है, अब्राह्मण है, अब्राह्मण है। अब देखते हैं इसमें, सबसे पहले ये क्या है बच्चों, इसमें न ब्राह्मण, यह क्या है, इसका कौन सा विग्रह है, लौकिक विग्रह। इसमें हम लेते हैं अलौकिक विग्रह, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नय, और इसके पश्चात क्या आ जाएगा, ब्राह्मण सु। इस नय का समास क्या, किसी भी स्मर्त सुबंत के साथ समास हो जाएगा। समास विधायक सूत्र कौन सा, नय है, जो हम इससे पूर्व में पढ़ चुके हैं, ये सूत्र है। इस सूत्र से बच्चों इसमें समास हो जाएगा। अब इसका क्या कार्य है, न लोपो नय का, ये क्या करे कि यह जो नय जो प्रत्यय है, जो अवयव है, यह नय है, इसका क्या हो जाएगा, न्य का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल न। ये सूत्र ये कह रहा है बच्चों, उत्तर पदे उत्तर पद परे रहती, यहाँ ये उत्तर पद परे है, ये नय है, और इसके इस नय का लोप हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों इसमें कैसे होगा, इस नय में से क्या बचता है, नय बचता है बच्चों। ये जो आ रहा है इसकी क्या हो जाएगी, हलियंतम से इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा होने पे आप जानते हैं फिर क्या होगा, तस्य लोपे से लोप हो जाएगा, तस्य लोपे से लोप। इसमें शेष क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर फिर क्या रह गया, जब देखिए आप इसकी तो इस संज्ञा होकर लुप्त हो गई है, तो बचा क्या, ना, नहीं बचा है यहाँ पर। तो यहाँ इसमें क्या कह रहे हैं कि यह जो नय का, ये नय तो चला गया बच्चों, बचा क्या इसमें, न ही बचेगा इधर। लेकिन क्या करें, इसमें भी दो वर्ण है इस न में, देखिए इसमें क्या है, दो वर्ण है, कौन कौन से, एक तो न, और दूसरा क्या है बच्चों इसमें अ। और यहाँ क्या कह रहे हैं, न का लोप हो जाएगा। यह सूत्र क्या कहता है कि नय के न का लोप होगा। अब ये नय है, इसका न बचा है शेष, ये तो चला गया है, अब इसमें लुप्त हो गया। इस न का भी कह रहे हैं कि इसमें न का लोप हो जाएगा। जब न का लोप करेंगे बच्चों, यह तो लुप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल अ। अब इसका लोप हो जाएगा, इसमें बचा क्या, अ। तो ये यह सूत्र क्या कह रहा है कि नय के नकार का लोप हो जाता है। जब नकार का लोप करेंगे तो बच्चों इसमें से शेष क्या बचेगा, ए। अर्थात इस नय प्रत्यय का शेष क्या बच गया, केवल अ। जहां पर भी ये नय हम यह प्रयुक्त करेंगे, यह अवयव लगेगा, तो वहां पर क्या बच जाएगा बच्चों, ये अ बच जाएगा, ए बचेगा। नय का एक निपात है, निपात होने का नहीं, अवयव है बच्चों, इसका किसी समर्थ या समर्थ जो सुबंत है उसके साथ समास हो रहा है, तो ये समर्थ सुबंत है, इसका समास हो गया। इसमें से ये सूत्र क्या कार्य कर रहा है, इस नय के नय का लोप कर रहा है, उत्तर पद परे रहते। यहाँ ये उत्तर पद है,
और इसका ये नय हमने किया, इसका लोप हो जाए, ये नय इसमें से हमने निकाल लिया, नय का लोप हो जाएगा और इसमें बचेगा क्या बच्चों, केवल अ। अर्थात जहां पर भी नय अवयव लगेगा वहां पर केवल अ ही बचेगा। हमें ये सोचना है कि यहाँ क्या है, अ रहेगा, इसका ये अर्थ है। इस सूत्र का बच्चों इतना ही कार्य है। अब देखते हैं इसके बाद आगे। यहाँ अब प्रथमा विभक्ति में प्रयोग है न, तो इसका क्या आ जाएगा, पहले प्रयोग। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये न ही आएगा, क्योंकि इससे पूर्व के सूत्र में हम देख चुके हैं वहां नय जो है वो क्या है, उसमें क्या प्रथमा लगी हुई है बच्चों, तो प्रथमा विभक्ति वाले का पहले प्रयोग होता है। तो यहाँ इसका ही पहले प्रयोग होगा, इसका जो भी बचा हुआ शेष जो भाग है ए है, तो ए का पहले प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ क्या देखिए अ और ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो ऐसे ही है लेकिन इसके आगे अ लगा हुआ है, ये किसका ए है, इस नए अवयव का ए, और इसका क्या है, पहले प्रयोग है, क्योंकि नए जो है वह प्रथमांत है। तो अब यहाँ देखिए, ये मैंने आपको इसमें समझाने के लिए किया है बच्चों कि नय के नकार का लोप कैसे होता है। अब यहाँ क्या ब्राह्मण सु है, इस सु का सुपो धातु प्रातिपदिकों से लोप हो जाएगा, ये आप जानते हैं, इसमें इसको लोप कर देंगे। इसमें बचा क्या, अब इसमें क्या रह गया बच्चों, अब शेष ए, और यहां से रह गया इसमें ब्राह्मण, ब्राह्मण बल्कि यह पद है इसमें, सु का भी हमने इसमें लोप कर दिया, सु का इसमें लोप हो गया। अब यह बचे अ और ब्राह्मण, यहां तक। अब इसमें सूत्र कौन सा लगा है, कहां पर लगा है, ये आप जानते हैं, नए से इसमें हमने समास किया। देखिए नए से क्या है बच्चों, समास। उसके बाद इसका लोप हमने किया सुपो धातु प्रातिपदिकों से, इस सूत्र से इसका लोप कर दिया, और यह मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। ये किससे हुआ है बच्चों, ये नए में से अ जो बचा है किस सूत्र से बचा है, न लोपो नए, इस सूत्र से हुआ है। ये जो आपको ये सारा जो बताया है ये किससे हुआ है, न लोपो नया, इस सूत्र से न का लोप हो गया। और इस नए के भी बच्चों अंतिम का किससे संज्ञा हुए वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब बच्चा क्या हमारे पास अब्राह्मण, अब इन दोनों को आप इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, अब्राह्मण। ये देखिए पद बन गया, ये ए, ये ब्राह्मण, ये पद हो गया। अब इसमें हम सु जस इत्यादि जो विभक्तियां लगाते हैं वह लगाएंगे, और उसके बाद आप जानते हैं क्या प्रयोग हो जाए, तो इसको अंत में जाकर के क्या हो जाएंगे, जो विसर्गे होंगे, इसका जो इसकी प्रक्रिया है वह मैं पहले बता चुकी हूँ। यह पद क्या बन जाएगा, अ ब्राह्मण। ये विसर्गे बच्चों इनके साथ जुड़ जाएंगे, अब इसके साथ आ जाएंगे, तो ये पद क्या बन गया, ब्राह्मण। यही हमने इसमें सिद्ध करना था, इसका पहले बता चुकी हूँ मैं। ये क्या है बच्चों, पुल्लिंग, प्रथमा का एक वचन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको विसर्गे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो रूप सिद्ध हुआ है क्या हो गया बच्चों, इसमें ये अब्राह्मण, ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये देखिए यहाँ क्या था, देखिए अब्राह्मण ये हो गया। इसीलिए आप जो भी उदाहरण देखते हैं उसमें क्या है बच्चों, आपको आगे अ मिलेगा। अब्राह्मण का क्या हो गया, न ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है अब्राह्मण। तो आप जान गए कि जो ये नैया से अ कैसे बचता है, ये सूत्र लग करके इसमें अंत में जो है अ हो जाएगा, अब्राह्मण बनेगा। अब बच्चों इसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो इसमें आ रहा है अगला जो सूत्र है बच्चों, यह भी नया तत्पुरुष समास का ये जो है उसी के अंतर्गत है बच्चों। यह क्या है, तस्मान नुड्डची, यह पद है। अब इसमें देखिए यह जो सूत्र है बच्चों नया तत्पुरुष का अंतिम सूत्र है, नया तत्पुरुष समास का। और यह सूत्र क्या कार्य करता है इसमें, यहाँ देखिए इसकी वृत्ति में देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा है इसमें, लुप्त नकारन्न उत्तर पदस्य आजादे नुडागम सयाद। नुडा से बच्चों एक साथ लिखा है, संधि की हुई क्या है, नुट, यहाँ पर। अब इसमें देखिए एक प्रत्यय का आगम होगा नुट का, वह कैसे है, यहाँ लिखा लुप्त नकारा, लुप्त हुए नकार का, अर्थात नए जो अवयव है उसमें जो नकार चला गया है ऐसे ही पद का होगा, इसलिए लिखा है यहाँ लुप्त नकार है। लुप्त नकार से क्या था, तस्मात जो लिखा है इसका भी यही अर्थ, देखिए तस्मान नुडची। अब देखिए इसका तस्मान का क्या तात्पर्य बच्चों, यहाँ पर लुप्त नकार है, इसका क्या अर्थ है, नय के, देखिए नय के नय का लोप हो गया है ऐसा,
हो गया है ऐसे नय से परे, जिसका नय जो है वो लुप्त हो गया, ऐसा नय होना चाहिए जो नय का नय हो, इससे परे। कह रहे उत्तर पदस्यात्, उत्तर पद के, उत्तर पद जो है वो अजादि है। इसका क्या था, उत्तर पदस्य, उत्तर पद के अजादि अच इत्यादि जो है वहां पर क्या होगा, नुट का आगम होगा। नुट आगम होगा क्या, ऐसे नय से परे उत्तर पद, ऐसे नय से परे उत्तर पद जो है क्या, अजादि है। यदि उत्तर पद क्या है, अजादि, अच आदि अर्थात स्वर है, तो क्या होगा बच्चों, वहां नुट आगम होगा। इस सूत्र का ये कार्य, नुट आगम होगा। लेकिन कहाँ होगा बच्चों, किसको होगा, वो अजादि को। किसमें होगा यह नुट का आगम, इस अजादि में। अजादि के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, वहां नुट का आगम होगा। जैसे उदाहरण दिए अनश्व, न अश्व, अनश्व से। तो यहाँ तस्मान से तात्पर्य लुप्त हुए नकार वाला है। नकार कैसा होना चाहिए, नय अवयव का इसका होना चाहिए। उससे क्या होता है, उत्तर पद परे यदि क्या है, उत्तर पद के अजादि है, तो वहां पर फिर नुट अच्छी, अर्थात नुट से क्या तात्पर्य बच्चे, नुट का आगम अची से अच। यदि उत्तर पद अजादि है, अच है, स्वर वाला है, तो वहां पर नुट का आगम होगा। इसका ये अर्थ है बच्चों, यहाँ वहां क्या होगा, नुट का आगम होगा। उदाहरण से इसे समझ लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा कि जिसके नकार का लोप हो चुका है, ऐसे नय से परे अजादि उत्तर पद को नुट का आगम होता है। अब देखिए इसमें जो ये नुट का आगम होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, इस नुट में सबसे पहले इसे ही कर लेते हैं बच्चों। यहाँ नुट जो आया है, इसमें उकार और टकार की इत संज्ञा हो जाएगी। आप जानते हैं इसमें ट जो अंत में दिया हुआ है, ट की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। किस सूत्र से होगी बच्चों, हलियंतम से। और उसी प्रकार से जो न में देखिए, न है इसमें जो उ आया हुआ है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। इसकी भी हो जाएगी, उ की, यहाँ ट की, इसकी भी क्या, उस इत में संज्ञा हो जाएगी। अब जानते हैं आप, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है बच्चों, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। और जिसका भी लोप हो जाता है, तो अब उसमें शेष क्या बचेगा, भी है भी देखना है इसमें कि शेष इसके अंदर क्या है। अब देखते हैं, यहाँ तय की संज्ञा हमने कर दी इसमें, और उसके बाद में ट की संज्ञा के बाद में क्या है, यहाँ पर ऊ है बच्चों। ऊ की तो आप जानते हैं उपदेश अजन्नासिक से हो जाएगी। और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या है बच्चों, तस्य लोप, ऐसे लोप हो जाता है। अब इसमें बचा क्या, अब इस नोट में से क्या शेष रह गया बच्चों, न। यहाँ क्या शेष बचा, यहाँ न। अब ये सूत्र क्या करे, नय के नय का लोप हो, ऐसे नय से परे यदि उत्तर पद अजादि अच है, कोई स्वर है, तो वहां नुट का आगम होगा। नुट में से बचेगा क्या बच्चों, न। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, नुट में से केवल न बचेगा। अनश्वय यहाँ दिया हुआ है, अनश्वय को अब हम सिद्ध करते हैं बच्चों। यहाँ अब देखिए सिद्ध करके इसमें उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ लेते हैं अनश्वा। अब अनश्वा में क्या दिया हुआ है, जो घोड़े से भिन्न है, नए अश्व, जो अश्व नहीं है, यही होगा, घोड़े से भिन्न है जो। तो यहाँ देखिए इसका कर लेते हैं, अनश्व को हम सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है अब हमें, अनश्व, यह है बच्चों इसका उदाहरण। इसका जो विग्रह आएगा, कौन सा, अलौकिक विग्रह, उसमें क्या देखें, नया, साथ में अश्व और सु, यह दिया हुआ है। अब इस नए का स्मर्त सुबंध के साथ समास हो रहा है। सूत्र कौन सा है, सूत्र वही रहेगा जो सबसे पहले हमने किया है, सूत्र वही रहेगा, उसी से ही बच्चों इसमें समास होगा। और सूत्र क्या था, नया, इससे समास हो रहा है। और समास हो रहा है तो आप जानते हैं कि इसका क्या बचेगा, समास में इस नए का, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, इसमें क्या शेष बचा था बच्चों, न। न जो है वो लुप्त हो गया था, नकार का लोप हो गया था, बच्चा क्या था, अ। किस सूत्र से हुआ था, ये भी आप जानते हैं, न लोपो नय से। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ये नया, इसके बाद है अश्वय, या इस सु का सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप हो गया। ये दो ही पद इसमें बचे हैं। अब इसके बाद आगे जो सूत्र इसमें लगेगा वो आप जानते हैं, इसकी क्या है, यहाँ इसकी हलियंतम से इत संज्ञा हो जाएगी। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, हलियंतम से इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा।
तस्य लोप से क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें लोप। इसमें बचेगा क्या यहाँ पर, न, और इस न में से भी आप जानते हैं क्या रह जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम इसे न लिखते हैं, इस ये तो लुप्त हो गया बच्चों अश्वय, और किस सूत्र से हुआ था, जो न में से केवल ए रह गया, तो सूत्र कौन सा था बच्चों, न लोपो नया। अब यहाँ ये मैं सूत्र लिख देती हूँ, न लोपो, और उसके बाद में क्या है ये नया। इस सूत्र से क्या हो गया था बच्चों, यहाँ न का लोप हो गया था, और न का लोप होने के बाद में क्या बचेगा, अ। तो इसमें से जो ए आया है और यहाँ क्या हो जाएगा अश्व। इस सूत्र से बच्चों इस न में से क्या बच गया, अ। अब देखिए ये पद क्या होगा, अश्व। अब इसमें इस सूत्र के आप देखिए क्या, इस सूत्र में क्या कहा था, नए नए के नए का लोप हो गया, ऐसे नए से परे उत्तर पद आजादी हो। तो अब देखिए यहाँ पर ये नए का ही चल रहा है, जो ये क्या है, ये नए का ही नए है। इससे परे ये क्या है, उत्तर पद। उत्तर पद क्या है, आजादी है। आजादी है बच्चों, ये अच्छे से शुरू हो रहा है, देखिए अ है, तो क्या होगा यहाँ पर नुट का आगम हो जाएगा। यहाँ आजादी को नुट का आगम होता है तो अ, और यहाँ नुट का आगम, और उसके बाद में आ जाएगा अश्व। किस सूत्र से आया है, तस्मान रुचि, जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों अभी, जो अंतिम सूत्र हम अभी कर रहे हैं, इस सूत्र से ही इसमें हुआ तस्मान, और साथ में क्या है इसमें रुचि। ये देखिए यहीं पर इसमें मतलब लगा करके, और ये हो गया नोटची, यह पद है, इस सूत्र से इसमें आया है। ये देखिए यह सूत्र बच्चों ये रहा, इस सूत्र से जो हम कर रहे हैं अभी। तो इससे क्या होगा बच्चों, इस सूत्र से क्या आ गया, इसमें नुट का आगम हो गया। अब नुट में से क्या बचेगा, देखिए मैंने आपको पहले यहाँ करके बता दिया, इसमें से केवल न बचेगा, इनकी संज्ञा को लोप हो जाएगा। तो इसमें से क्या बचा है, अब यहाँ न, इसमें से न बचेगा, इसके बाद में अश्व, और यहाँ पर है ए, ये आ जाएगा बच्चों। अब ये जो न है नुट का कैसे, आधा, ये जो न बचा है इसमें से ये आधा रहेगा बच्चों, क्योंकि ऊ तो इसमें से चला ही गया, स्वर चला गया, बचा क्या, न कैसे, आधा है। तो अब ए, न और अश्व, ये हो गया उत्तर पद का। देखिए ये उत्तर पद था अश्व इसमें, और इसका पहला पद जो है वह अच है, अच है, इसी कारण से इसमें क्या हो गया, नोटागम हो गया, किस सूत्र से, तस्मान नोटिची से। अब ये बन गया अ, न और अश्व, नोट में से क्या बचेगा, केवल न। अब इसके बाद देखिए अ, न और अश्व, अब इसमें इसे हम एक साथ लिखेंगे तो यह पद बन जाएगा बच्चों कैसे, अनश्व। ये न इस ए में मिल जाएगा, और पद क्या बन गया, अनश्व। अब इसमें आप सु इत्यादि विभक्तियां लगाएंगे, और उसको फिर क्या कर लेंगे बच्चों, विसर्ग। ये प्रक्रिया जो है आप कई बार इसमें कर भी चुके हैं पहले। तो यहाँ क्या है, उसको क्या हो जाएगा, विसर्ग। ये आप जानते हैं, पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय जो लगाया जाता है, उसको क्या है, सु को क्या हो जाएगा, स से रू, रू से र को खर बसाने विसर्जने से विसर्ग हो जाएगा। पद क्या बन गया, अनश्व। देखिए यह पद बन जाएगा, यह इसमें पद देखिए हमने यही सिद्ध करना था इसमें, ये देखिए अनश्व, ये हमने इसमें सिद्ध कर दिया, यह पद बन गया, अनश्व बन गया। अब देखिए यहाँ अनश्व हमने यह सिद्ध कर दिया। अब यहाँ इसमें आगे देखिए क्या कह रहे हैं, नैक धै त्याधु तू न शब्देन सह सुप सुपेति समास है। अब यहाँ कह रहे हैं नैक धे इत्यादि, जो न एकधा। अब देखिए यह जो उदाहरण है इसमें, ये क्या है बच्चों, न और एकधा, ये ऐसे न एकधा है, यह उदाहरण है। अब इस उदाहरण में देखिए यहाँ पर समास नहीं हुआ, कह रहे कि न एकधा आदि न शब्देन, इसका न नहीं हुआ है, न शब्द से समास नहीं हुआ, कह रहे सह सुप सुपेति, ये है बच्चों सह सुप सुपेति समास है। यहाँ पर क्या है, सह सुपा सूत्र है बच्चों, उससे यहाँ समास हुआ है। यह किसका उदाहरण है, केवल समास का उदाहरण है बच्चों। यहाँ पर ये जो उदाहरण है नैक धे किसका है, केवल समास का, किस सूत्र से हुआ, सह सुपा सूत्र से हो गया। यह नए तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कारण इसका क्या है बच्चों, क्योंकि ये जो नए है इसमें ये नए अवयव का नए नहीं है। यह या नए जो दिया है बच्चों, एक शब्द है जिसका यहाँ पर समास किया गया है, तो यह नए जो है नए तत्पुरुष का नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, नए तत्पुरुष समास नहीं हुआ। यदि ये नए से होता तो बच्चों इसका क्या बनता है, यहाँ पर यदि नए से होता तो अनेकधा बनता, इसमें यही बनता ना, अनेकधा, अनेकधा इसमें बन जाता बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या किया, इसमें इन्होंने न एकधा है जो लिखा है, यह भी क्या है, एकधा है ये पद, अनेकधा। ये समास यदि होता तो बच्चों यह बनता नए से। अब ये जो बना है ये किसका है, केवल समास का उदाहरण है, और यह
केवल समास का उदाहरण है, ये सह सुपा सूत्र से हुआ है, इसलिए यहाँ पर बच्चों नए तत्पुरुष नहीं माना जाएगा। नए होना चाहिए, लेकिन नए कैसा होना चाहिए, जो नए का ही शेष बचा हो, ऐसा नए होना चाहिए इसमें, इसलिए यहाँ समास नहीं हुआ। अब बच्चों इस नए तत्पुरुष समास में जो बातें आपने ध्यातव्य हैं, ध्यान रखने योग्य है, वो कौन सी हैं? नए से परे, अर्थात इस नए के, नए जो ये नए तत्पुरुष जो समास है, इसमें कह रहे नए के न से परे यदि व्यंजन है तो क्या होगा? वह न लोपो नन से न में से केवल अ ही बचेगा, जैसे हमने किया अब्राह्मण है। लेकिन यदि न से परे स्वर आ जाएगा तो वहां पर नुट का आगम होगा। आपने ये दो बातें इसमें विशेष जो है ध्यान रखनी है। न से परे यदि स्वर है तो क्या जुड़ जाएगा? अन। जैसे देखिए अब यहाँ पर ये क्या था, इसमें ये स्वर है, यदि स्वर होगा, यहाँ स्वर है तो क्या जुड़ जाएगा उसमें? स्वर में अन। यदि यही लिख देती हूँ मैं, स्वर होगा तो क्या जुड़ेगा बच्चों? अन। और यदि स्वर नहीं है, व्यंजन होगा, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा? अ। आपने इन दोनों का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए ये स्वर था, इसमें क्या जुड़ा? क्या बन गया? अन। देखिए इसमें नुट का आगम होने से ये अन बन गया, क्योंकि ये स्वर था। यदि यहाँ पर स्वर नहीं होगा, व्यंजन होगा, तो वहां ए जुड़ेगा। देखिए इससे पहले के उदाहरण में, जैसे देखिए ये रहा, इसमें यहाँ ये जो ब्राह्मण का बै है, इसमें बच्चे व्यंजन है, व्यंजन है तो यहाँ पर फिर क्या जुड़ा? व्यंजन का अ। देखिए क्या बन गया था? अब्राह्मण, यह बना है इसमें अब्राह्मण, यहाँ ए जुड़ा हुआ है। ए कहाँ जुड़ेगा? जहां व्यंजन होगा। स्वर होगा तो वहां पर बच्चों क्या आ जाएगा? देखिए स्वर में अन जुड़ जाएगा। बस आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हमने इसमें नए तत्पुरुष समास तक जो है यहाँ तक कर लिया है। इसे आगे का जो अगले जो सूत्र हैं बच्चों, हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।